हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सूरज लोधी और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ टूरिज़्म का एक नया टॉपिक जो कि मैंने पिक किया है +1 क्लास एनएसक्यू ऑफ हरियाणा की जो बुक है उसका यूनिट 2 जो कि है हेरिटेज टूरिज़्म एंड टूर गाइड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हेरिटेज क्या होता है। तो नेशनल ट्रस्ट ऑफ हिस्टोरिक प्रिजर्वेशन 2008 के अकॉर्डिंग जब भी हम किसी ऐसे स्थान पर विजिट करते हैं जो स्थान या वहाँ पे कोई मोन्यूमेंट वहाँ पे रहने वाले लोगों के हिस्ट्री के बारे में बताए और उससे जुड़ी हुई कोई स्टोरी हो जो हमारे पास्ट को दर्शाती है, तो उसे हम हेरिटेज प्लेस या हेरिटेज मोन्यूमेंट या आर्टिफैक्ट कहते हैं। हिस्टोरिकल और हेरिटेज टूरिज़्म का मतलब होता है जब भी हम किसी ऐसे स्थान को एक्सप्लोर करते हैं या किसी ऐसे प्लेस को एक्सप्लोर करते हैं जो कि हमारे हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो, या फिर जो किसी स्थान पे रहने वाले लोगों के इतिहास को बताए या उस स्थान से जुड़ी हुई कोई इतिहास की इम्पोर्टेंट कहानी को बताए जो कि डॉक्यूमेंटेड हो, मतलब जिस कहानी का हमारे पास कोई रिटर्न में प्रूफ हो और जो कहानी अपने आप में कुछ दर्शाए, तो उसे हम हिस्टोरिकल या हेरिटेज टूरिज़्म का नाम देते हैं। हेरिटेज टूरिज़्म उसको हम कहते हैं। कल्चर हेरिटेज टूरिज़्म सर्वे 2009 में जो हुआ, इसके अकॉर्डिंग यूएस में जो भी लोग लेजर के लिए ट्रैवल करते हैं उसमें 78% जो लोग हैं वो कल्चर और हेरिटेज एक्टिविटीज़ के लिए ट्रैवल करते हैं। दिस कल्चर एंड हेरिटेज ट्रैवलर्स से लोंगर स्पेंड मोर एंड ट्रैवल मोर ऑफन। जो इस तरह के लोग होते हैं वो ज़्यादातर ट्रैवल करना पसंद करते हैं और किसी स्थान पर जाके लंबा समय बिताते हैं और ज़्यादा पैसे वो लोग खर्च करते हैं। और इस तरह के जो लोग होते हैं उनकी एज के अगर मैं बात करूँ तो उनकी उम्र ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा वो लोग एजुकेटेड होते हैं और नई चीज़ों को सीखना चाहते हैं और नए नए कल्चर को, नए नए हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ को वो लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो ये हमने बात की हेरिटेज की, अब हम बात कर लेते हैं कल्चर हेरिटेज की। कल्चर हेरिटेज is an expression of the way of living developed by a community and passed from the generation to generation, including custom, practices, places, object, artistic expression and value। कल्चर हेरिटेज का मतलब होता है कि कोई भी जगह जो वहाँ पे रहने वाले लोगों को एक्सप्रेस करें, वहाँ के लोग जो रिचुअल्स कर रहे हैं या जिस तरह से वो लोग रह रहे हैं, जो भी उनका कस्टम है, जो भी उनके संस्कार हैं, जिस तरह से वो अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, डेली लाइफ जिस तरह से जीते हैं, तो उसे हम कल्चर हेरिटेज कहते हैं। कल्चर हेरिटेज इज ऑफन एक्सप्रेस्ड एज ईदर इंटेंजिबल और टेंजिबल कल्चर। जो कल्चर हेरिटेज है वो टेंजिबल भी हो सकता है और इंटेंजिबल भी हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ टेंजिबल और इंटेंजिबल में क्या फ़र्क होता है। टेंजिबल हम उन चीज़ों को बोलते हैं जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। वहीं इंटेंजिबल वो चीज़ें होती है जिन्हें हम ना तो देख सकते हैं ना उन्हें हम छू सकते हैं, सिर्फ हम उन्हें महसूस कर सकते हैं, उन्हें सिर्फ हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसी तरीके से कल्चर हेरिटेज में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जैसे कि उनका बिलीफ किस तरीके का है, वो ट्रेडिशन उनके कैसे हैं, लाइफस्टाइल कैसे हैं, जो कि इंटेंजिबल चीज़ों में आता है। अगर मैं टेंजिबल की बात करूँ तो जिस तरीके के वो लोग कपड़े पहनते हैं, जिस तरीके के उनके घर बने होते हैं, जिस तरीके का वो लोग पहनावा करते हैं, तो वो सब टेंजिबल चीज़ों में आता है, टेंजिबल कल्चर्स में आता है। इसके बाद हम कल्चर को आगे कुछ 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले बिल्ड इन्वायरमेंट, जैसे कोई बिल्डिंग बनाई हो उन्होंने, टाउन्स के बनाए हुए, आर्कियोलॉजिकल उनका कोई पुरातत्व आर्टिफैक्ट बचा हुआ हो। नेचुरल इन्वायरमेंट जैसे रूरल लैंडस्केप हो गया, कोस्ट एंड शोरलाइन हो गया, एग्रीकल्चर हेरिटेजेस हो गए। इसके बाद आर्टिफैक्ट्स आते हैं जिसमें कि बुक्स आती है या उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट किया हुआ हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, उनकी पिक्चर्स या फिर छोटे मोटे मोन्यूमेंट्स हों, कोई मूर्ति हो गई या फिर किसी तरह का कोई स्ट्रक्चर हो गया जो उन्होंने पुराने टाइम में बिल्ड किया हो और उसका कोई अवशेष बचे हुए हों। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टेंजिबल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज की। जैसे कि मैंने आपको बताया टेंजिबल और इंटेंजिबल में क्या फ़र्क होता है कि टेंजिबल वो चीज़ें होती है जो कि हम छू सकते हैं, उसे देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, और जबकि इंटेंजिबल उन वस्तुओं को बोला जाता है जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना तो उन्हें हम छू सकते हैं ना ही हम उन्हें देख सकते हैं। जो कल्चर हेरिटेज है ये एक नई कैटेगरी है, इसमें कि जो भी उनके मोन्यूमेंट्स बचे होते हैं या फिर उनके कोई आर्टिफैक्ट बचे हुए हैं या उनके जिस तरीके का उनका पहनावा है, जिस तरीके का उनका घर है, तो ये सारी टेंजिबल हेरिटेज में आता है। और अगर मैं इंटेंजिबल हेरिटेज की बात करूं तो जिस तरीके से वो लोग रह रहे हैं, जो भी उनके रिचुअल्स हैं, जिस तरीके से वो खाना खाते हैं, जिस तरीके के वो घर बनाते हैं, तो वो सब
इंटेंजिबल में आता है। इनके रिचुअल्स, इनके रिलीजियस सेरेमनीज होते हैं, जिस तरीके का ये आर्ट परफॉर्म करते हैं, इनका डांस स्टाइल होता है या म्यूज़िक का स्टाइल होता है, तो वो सब इंटेंजिबल हेरिटेज में आती है। इसके बाद हम बात करते हैं हेरिटेज साइकिल की। हेरिटेज साइकिल डायग्राम गिव्स एन आइडिया हाउ वी कैन मेक द पास्ट ऑफ आवर फ्यूचर। हेरिटेज साइकिल से हमें पता चल जाता है कि हम अपने जो पास्ट है उसके किसी पार्ट को कैसे फ्यूचर तक लेके जा सकते हैं और उसे आगे जनरेशन तक कैसे पास ऑन कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें दिया है बाय अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि किसी स्थान का जो कल्चर है, कल्चर हेरिटेज है, किस तरीके से उनके लोगों के लिए वैल्यूफुल है, मीनिंगफुल है। इसके बाद बाय वैल्यूइंग इट्स पीपल वांट टू केयर इट। उसके बाद हमें देखना पड़ता है कि जो वहाँ के लोग हैं वो अपने कल्चर को बचाना चाहते हैं, अपने कल्चर की केयर भी करते हैं या नहीं करते हैं। बाय केयरिंग फॉर इट विल हेल्प पीपल इन्जॉय इट। जब वो अपने कल्चर को केयर करने लग जाते हैं, अपने हेरिटेज को केयर करने लग जाते हैं, तो वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं और उससे इन्जॉय भी करते हैं। जब हम उन चीज़ों को इन्जॉय करने लग जाते हैं तो फिर हमें उन्हें समझने की इच्छा होती है कि ये कल्चर कैसे जनरेट हुआ, क्या क्या चीज़ें इसमें हो रहा है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम उसे समझ सकते हैं और अपने आने वाली जनरेशन को पास ऑन कर सकते हैं। बाय अंडरस्टैंडिंग इट, और जब हम उसे समझते हैं तो उसे हम आगे पास ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर कल्चर हेरिटेज साइकिल का एक डायग्राम भी दिया हुआ है, तो किस तरीके से ये काम करता है। बाय वैल्यूइंग, उसकी वैल्यू कैसे करनी है, फिर केयर कैसे होती है और उसे एंजॉय करते हैं लोग, फिर उसे अंडरस्टैंड करते हैं, उसे समझते हैं। फिर आता है कल्चर, इवेंट्स, फेस्टिवल एंड फेयर्स। तो कौन कौन से हमारे देश में इम्पोर्टेंट कल्चरल इवेंट्स हैं और फेस्टिवल एंड फेयर्स हैं जो कि किसी जगह पे रहने वाले लोगों के कल्चर को दिखाता है और वहाँ पे जो भी लोग रह रहे हैं उनके हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले इसमें दिया गया है गंगा महोत्सव। गंगा महोत्सव एक फेस्टिवल है जो कि गंगा के किनारे पे लगता है, जिसे हम वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इन्हें हम विजिट करके ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जहाँ पे आपको क्लासिकल डांस देखने को मिलेगा, उनके ट्रेडिशंस देखने को मिलेंगे, उनके कस्टम्स, वहाँ के लोग जिस तरीके से उनके रिचुअल्स हैं, उन सब चीज़ों को हमें देखने को मिलेगा। ये एक 10 दिन का क्राफ्ट बाज़ार होता है जो कि अर्बन हाट द्वारा लगाया जाता है, जिसमें मोर देन 20 स्टेट्स पार्टिसिपेट करते हैं, जिनमें कि हम वहाँ के जो भी लोग वहाँ पे रिप्रेजेंट करने आए हैं उन लोगों के हैंडीक्राफ्ट्स देख सकते हैं, उनके कस्टम्स को, उनकी कॉस्ट्यूम्स को, उनके ट्रेडिशंस को देख सकते हैं, वो किस तरीके से लोग रहते हैं उनको देख सकते हैं और अपने लिए उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को परचेज़ भी कर सकते हैं। बाकी इसमें ये सब चीज़ें डिटेल में दी हुई है। अगर आप इसकी डिटेल जानना चाहते हैं और भी ज़्यादा तो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं और इसमें गंगा महोत्सव के बारे में और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से जान सकते हैं। इसके बाद बात हम करते हैं ताज महोत्सव की। ताज महोत्सव इज़ एन एनुअल 10 डेज इवेंट इन शिल्पग्राम इन आगरा। जो ताज महोत्सव है ये हर साल एक इवेंट लगता है जो कि शिल्पग्राम आगरा में लगता है। 10 दिन का ये इवेंट होता है जो कि 18 फरवरी से 27 फरवरी के बीच में लगता है। द फेस्टिवल इन्वोक द मेमोरीज ऑफ द ओल्ड मुगल इरा एंड नवाबी स्टाइल प्रेवलेंट इन उत्तर प्रदेश इन द 18th एंड 19th सेंचुरी। जो 18वीं और 19वीं सदी में मुग़ल साम्राज्य था उसकी झलक यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ये उत्तर प्रदेश में लगता है और जिस तरीके से वहाँ के नवाब लोग रहते थे उसकी एक झलक हमें देखने को मिलती है। इसमें लगभग 400 लोग पार्टिसिपेट करते हैं जो कि अपने आर्ट वर्क को दूसरे लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें तमिलनाडु का जो वुड और स्टोन पे वर्क किया जाता है उसको दिखाया जाता है और नॉर्थ ईस्ट में जो बैम्बूज पे काम किया जाता है, नक्काशी की जाती है, उसको दिखाया जाता है। पेपर मैश वर्क फ्रॉम साउथ इंडिया में जो पेपर मैश से वर्क किया जाता है और कश्मीरी जो काम होता है, जो उनके आर्टिफैक्ट्स हैं, जो उनके ट्रेडिशंस हैं, उनको देखने को मिलता है। मार्बल एंड जरदोजी वर्क ऑफ आगरा का जो मार्बल वर्क किया जाता है वो वर्क हम वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। वुड कार्विंग फ्रॉम सहारनपुर में जो लकड़ी पे काम किया जाता है, लकड़ी पे नक्काशियाँ की जाती हैं, उन्हें हम लोग देख सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जो लोग आते हैं वहाँ पर अपने जो जगह को रिप्रेजेंट करते हैं और अपने साथ कुछ एक ख़ास ट्रेडिशन और आर्ट वर्क को लेकर आते हैं। उन सब आर्ट वर्क्स को हम लोग ताज महोत्सव में देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डेजर्ट फेस्टिवल। डेजर्ट फेस्टिवल एक ऐसा फेस्टिवल है जो जैसलमेर में लगता है। ये हर साल फरवरी के महीने में लगाया जाता है जो कि राजस्थान की एक ब्यूटीफुल
सिटी है जैसलमेर, उसमें लगता है। इट इज़ हेल्ड इन द हिंदू मंथ ऑफ माघ, ये हिंदू मंथ माघ के महीने में लगाया जाता है। और इस फेस्टिवल को थार रेगिस्तान में लगाया जाता है, जो कि 42 किलोमीटर है जैसलमेर से। ये 3 दिन का फेस्टिवल होता है, जिसमें आपकी अलग अलग कल्चर्स को देख सकते हो। राजस्थानी कल्चर्स को आप लोग इसमें देख सकते हो। यह एक तरह का रिमोट एरिया है जो कि बाकी दुनिया से बिल्कुल बचा हुआ है। इसमें हम डेजर्ट को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसे हम इंजॉय कर सकते हैं। राजस्थान कल्चर को हम देख सकते हैं, राजस्थान के कल्चर में कौन कौन सी चीज़ें आती है, किस किस तरह से वो लोग अपने कल्चर को परफॉर्म करते हैं, उनका म्यूज़िक किस तरह का होता है। तो ये सब चीज़ें हम डेजर्ट फेस्टिवल में देख सकते हैं। इसे भी अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है खजुराहो फेस्टिवल। खजुराहो फेस्टिवल IAST खजुराहो नृत्य समारोह ऑर्गेनाइज्ड बाय द मध्य प्रदेश कला परिषद। ये फेस्टिवल है, ये मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। इज 1 वीक फेस्टिवल ऑफ क्लासिक डांस हेल्ड एनुअली बिसाइड द खजुराहो टेम्पल इन छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट इन सेंट्रल इंडिया। ये मध्य प्रदेश जो कि हमारे देश का सेंट्रल एरिया इंडिया का पार्ट है। ये एक वीक का फेस्टिवल होता है जो कि हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है खजुराहो टेम्पल के पास में। इसमें हमारे देश के अलग अलग डांस परफॉर्म्स को देखने को मिलता है। हम अपने देश के अलग अलग डांस परफॉर्म्स देख सकते हैं, जैसे कि कथक, भारतनाट्यम, उड़ीसी डांस, कुचिपुड़ी, मणिपुरी एंड कथकली। और जो ये परफॉर्मेंस है ये प्रोफेशनल्स द्वारा किए जाते हैं। इसमें और भी अलग अलग स्टेट से जो लोग आते हैं वो अपने रीजन के डांस को रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये सब एक्टिविटी है ये ओपन एयर ऑडिटोरियम में की जाती है, मतलब ये जितनी भी एक्टिविटीज़ है ये सब ओपन में की जाती है। और आमतौर पे ये जो एक्टिविटीज़ है ये छतरपुर टेम्पल के सामने होती है, जो कि सूर्य देव को या फिर सन को डेडिकेटेड है। और यहाँ पे एक विश्वनाथा टेम्पल है जो कि लॉर्ड शिवा को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हम बात करते हैं गोवा कार्निवल की। गोवा कार्निवल को और भी नाम से जाना जाता है, जैसे कार्नावाल, इंट्रूस, इंट्राडो, कोलोक्विली, वीवा कार्निवल, मुर्दी ग्रास। ये एक इंडियन स्टेट गोवा में होता है और ये अपने ही स्टाइल में इस कार्निवल को किया जाता है। इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। ये जो कार्निवल है ये रियो दो जेनेरियो का जो कार्निवल होता है ब्राज़ील में उसके मुकाबले छोटा होता है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से इस कार्निवल को ऑपरेट किया जाता है और मैनेज किया जाता है। जो गोवा कार्निवल है ये इंडिया का लार्जेस्ट कार्निवल है। इसमें एशिया के कैथोलिक हॉलीडेज़ को सेलिब्रेट किया जाता है जो कि ट्रेडिशनल स्टाइल में किया जाता है। जो गोवा कार्निवल है एक छोटी सी गली से शुरू हुआ था, जो कि सबसे पहले 1965 में शुरू हुआ। इसके बाद से ये कार्निवल और भी बड़ा और भी बेहतर तरीके से किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्ट गैलरी की। आर्ट गैलरी या आर्ट म्यूज़ियम एक तरह की बिल्डिंग होती है जिसके अंदर अलग अलग कल्चर के अलग अलग लोगों से जुड़े आर्ट्स को डिस्प्ले किया जाता है। जो भी आर्कियोलॉजिकल अथॉरिटी द्वारा आर्टिफैक्ट्स हम लोग रिकवर करते हैं या हमें छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, कोई मूर्ति मिलती है या फिर हमें पुराने बर्तनों के अवशेष मिलते हैं, किसी जगह पे रहने वाले लोगों से जुड़ी हुई, उनके कल्चर से जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीज़ मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा पुरानी हो, उसका कोई अवशेष हमें मिलता है तो हम लोग उस आर्ट म्यूज़ियम में उसको रिप्रेजेंट करते हैं ताकि लोग भी, जो आम जनता है, वो दूसरे लोगों के कल्चर को देख सके, उनको फील कर सके और उनके जो भी कल्चर है उन्हें महसूस कर सके। यहाँ पे कुछ एक आर्ट गैलरीज दी हुई है जो कि इंडिया की बड़ी बड़ी आर्ट गैलरीज है। अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट कोलकाता में है। इसके बाद द गवर्नमेंट म्यूज़ियम एंड आर्ट गैलरी ये चंडीगढ़ में है। इसके बाद गवर्नमेंट म्यूज़ियम चेन्नई में है। इसके बाद जहांगीरी आर्ट गैलरी जो कि मुंबई में है। फिर आती है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ये बेंगलोर में है। इसके बाद आता है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, एक ये न्यू दिल्ली में है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिक डांस। क्लासिक डांस अपने आप में एक कहानी रिप्रेजेंट करता है, एक स्टोरी रिप्रेजेंट करता है। ये एक तरह का ड्रामा होता है जो कि किसी जगह पे रहने वाले लोगों की हिस्ट्री को या फिर उनके कल्चर को दर्शाता है। इनके डांस का स्टाइल, डांस करते समय ये जिस तरह के मूवमेंट इस्तेमाल करते हैं, अपने फेस के एक्सप्रेशन जिस तरह से। फिर आता है क्लासिक डांस। क्लासिक डांस में लोग डांस करते हैं और डांस के थ्रू अपने
कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। अपन उनके डांस में मूवमेंट इस तरह से की जाती है जो अपने आप में किसी कहानी को दर्शाए, जैसे कथक हो गया या कथकली हो गया, कुचिपुड़ी हो गया या मणिपुरी डांस हो गया। तो ये मोस्ट ऑफ द क्लासिक डांस इन इंडिया इनेक्ट स्टोरीज ऑफ हिंदू मैथोलॉजी। मोस्ट ऑफ द जो क्लासिक डांस है वो हिंदू की मैथोलॉजी को दर्शाते हैं, और जो भी हम भगवानों को मानते थे या फिर जितने भी भगवानों की हम लोग पूजा करते हैं उनकी स्टोरीज़ को ये रिप्रेजेंट करते हैं। और इनके चाहे फेशियल एक्सप्रेशन हो, चाहे इनके डांस करने के स्टाइल हो, या जिस तरीके से ये लोग डांस करते टाइम कपड़े पहनते हैं, वो किसी न किसी कहानी को दर्शाते हैं। अलग अलग जगह पे रहने वाले लोगों का अलग अलग कल्चर होता है और अलग अलग तरह से वो लोग डांस परफॉर्म करते हैं, जिनके डांस करने का मकसद भी अलग अलग होता है। जो संगीत नाटक अकेडमी है उन्होंने 8 डांस फॉर्म्स को क्लासिक डांस का जो स्टेटस है वो दिया है, जिसमें आता है भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु में होता है, फिर आता है कथक जो कि नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया में किया जाता है, इसके बाद आता है कथकली जो कि केरला में होता है, इसके बाद आता है कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश में होता है, ये आंध्र प्रदेश के आंध्रा में किया जाता है, उसके बाद होता है उड़ीसी जो उड़ीसा में होता है, इसके बाद आता है मणिपुरी जो मणिपुर में किया जाता है, इसके बाद आता है मोहिनी अट्टम जो कि केरला का डांस फॉर्म है, इसके बाद आता है सत्रिया जो कि असम का डांस फॉर्म है। और जो ये डांस परफॉर्मेंसेस हैं ये किसी न किसी इमोशंस को दर्शाते हैं, किसी न किसी स्टोरी को दर्शाते हैं। क्लासिक डांस इज़ डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फोक डांस because it has been regulated by the rule of Natya Shastra, and all classic dance are performed only in accordance with them। जितने भी ये डांस परफॉर्मेंस है ये सब फोक डांस को रिप्रेजेंट करते हैं एक तरह से, क्योंकि जितने भी क्लासिकल डांस है ये नृत्य शास्त्र के रूल्स को फॉलो करते हैं, और ये नृत्य शास्त्र के अकॉर्डिंग ही सभी क्लासिक डांस है वो परफॉर्म किए जाते हैं। इसके बाद आता है फोक डांस। फोक डांस हमारी डेली लाइफ को या किसी कम्युनिटी के, किसी गांव में रहने वाले लोगों के कल्चर को दर्शाता है, उनकी संस्कृति को दर्शाता है। संस्कृत लिटरेचर ऑफ मेडिवल टाइम्स के अकॉर्डिंग कुछ एक डांस फॉर्म्स हैं जो कि फोक डांस में शामिल किए जाते हैं, और फोक डांस की टाइप्स है जैसे कि हलीसाका, रासाका, धन रासाका एंड चारचेरी। नृत्य शास्त्र में औरतों को या फीमेल्स का एक ग्रुप है वो डांस परफॉर्म करता है जो कि किसी ड्रामा को प्रेजेंट करता है, किसी ड्रामा को शो करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ फोक डांसेस के फॉर्म्स दिए गए हैं, उनके नाम दिए गए हैं, और वो डांस फॉर्म किस राज्य में किया जाता है। जैसे कि इंडिया हैज़ न्यूमरस फोक डांस, एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन फोक डांस। हर एक राज्य का एक अलग फोक डांस है। जैसे बिहू एंड बगरुम्बा जो कि असम का डांस फॉर्म है, गरबा घाघरी जो कि एक डांस फॉर्म है ये पंजाब में किया जाता है और हरियाणा में भी किया जाता है। गोदका कुंड एंड डांडिया इन गुजरात, गोदका कुंड और डांडिया ये गुजरात का डांस फॉर्म है। नाटी हिमाचल की में की जाती है। न्योफा बेचा नागमा इन जम्मू कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर का फोक डांस है नेफा बेचा नागमा कहलाता है। ऐसे ही यहाँ पे सब नाम दिए गए हैं। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया है इसमें भारत में जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनके बारे में बताया गया है। जो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये यूनेस्को द्वारा डिसाइड किया जाता है कि कौन सी डेस्टिनेशन है या कौन सा प्लेस है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज में काउंट किया जा सकता है। तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो या क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वर्ल्ड हेरिटेज के लिए आप प्लीज़ मेरा अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा। थैंक यू।